Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about Van 't Hoff factor. अभी तक हम चार qualitative properties already discuss कर चुके हैं. First one is relative lowering in vapor pressure. Second is elevation in boiling point. Third is depression and freezing point. And fourth one is osmotic pressure. जितने भी qualitative properties हमने डिस्कस की है उसमें हमने सॉल्यूट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस को डिस्कस नहीं किया है. जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस है वो इंक्लूड होता है वैन 't होफ फैक्टर के अंदर. वैन 't होफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. ये जो आई है, अब इसके अकॉर्डिंग वैन 't होफ फैक्टर के अगर हम इन्वॉल्वमेंट करें जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन वाज रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर. वो क्या था, डेल पी डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी. ये फर्स्ट था. सेकंड क्या था, रिलेटिव elevation in boiling point delta TB is equal to KB into M. Third one was delta TF is equal to KF into M. And last one is pi is equal to CRT. अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये क्या हो जाएंगी, I जो है I की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन, इक्वल टू 1 फॉर एसोसिएशन एंड लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन एंड इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो, उस टाइम पे I कितना लेंगे हम, इक्वल टू 1. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हम I की इन्वॉल्वमेंट कर देंगे. तो यहाँ से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक्चुअल होंगी दैट विल बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थियोरेटिकल इनटू I इज वैन 't होफ फैक्टर. क्लियर. सो यहाँ पे हम तीन केसेस के अंदर यहाँ से इन्वॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमने क्या किया था, दिस वॉज, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इसको, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. बी हमने सॉल्यूट लिया था, ये बी के साथ में आई का मल्टीप्लीकेशन होगा. क्लियर. इसको हम क्लियरली ऐसे लिख देते हैं, आई इंटू एन बी डिवाइडेड बाय एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, I into NB. क्लियर. दिस विल बी इक्वल टू रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बाकी सब ने हमने शुरू में ही I से मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि इसके अंदर हम जो सोल्यूट वाला पोर्शन है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट पोर्शन. बहुत बार हम यहाँ पे एक्स बी के सामने I लगा के सॉल्व कर देते हैं, उससे हमारा आंसर गलत आता है. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. नाउ हम देखते हैं कि जो वैन 't होफ फैक्टर है वो एसोसिएशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या आएगा. फर्स्ट वन इज फॉर डिसोसिएशन. डिसोसिएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास में कोई भी ए कंपाउंड है वो डिसोशिएट होगा और फॉर्म करेगा N इंटू पी. दिस इज A initially at equilibrium. This is A minus A alpha. This is Na alpha. I will be equal to total number of moles, that is A minus A alpha plus Na alpha. यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय A इनिशियली. ये है आफ्टर एसोसिएशन और ये है इनिशियली. I क्या है, आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. A हम पूरे में से कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे. यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे I माइनस 1 विल बी n माइनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1. जो यहाँ पे I इज वैन 't होफ फैक्टर, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n क्या है, n ये है. जैसे यहाँ पे NB बना है, 2B 3B, तो n क्या है, वो नंबर होगा. क्लियर. I की वैल्यू यहाँ से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1. तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थियोरेटिकली विल बी
लेस देन, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थियोरेटिकल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दोज वर बी लेस देन एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका हम अभी यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए. नाउ सेकंड केस इज एसोसिएशन. एसोसिएशन के केस में क्या होगा, n into a gives rise to b. सो इनिशियली इसको हम a मानते हैं, दिस इज इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, या फिर हम लिख देते हैं आफ्टर. सो दिस इज a minus a alpha, दिस विल बी a alpha डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे हमने जो ये n था, इस n को अगर इधर लेके जाएंगे तो 1 by n हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है. सो I will be equal to आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स और इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो A थे. सो यहाँ से A पूरा कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी दिस वन. सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, सो I minus 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 by n minus 1 by n minus 1. सो यहाँ से जो अल्फा है दैट विल बी इक्वल टू I minus 1 divided by 1 upon n minus 1. This is the value of alpha. Alpha is same as degree of association. In this case, degree of association. और I is event of factor, n is कि कितने मोल्स यहाँ पे शुरू में थे जो कोफिशिएंट है और कितने उसमें कन्वर्ट हुए. ठीक है, मतलब जैसे 2a है gives rise to b, so n will be 2. क्लियर. यहाँ पे हम यूज करते हैं जैसे अगर क्वेश्चन में डाइमराइजेशन दे रखा है. डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. सो n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2. अगर ट्राइमराइजेशन दे रखा है तो यहाँ पे लेंगे n इज इक्वल टू 3. जब एसोसिएशन का केस होता है उस टाइम I विल बी लेस देन 1. और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज है वो लेस देन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. क्लियर. सो दिस इज द केस फॉर एसोसिएशन. सो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में. तो अभी जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है अभी तक उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इज अगर Na2SO4 गिवन है और उसकी अल्फा गिवन है 50%. सो हमें क्या करना है, सबके अंदर I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो यहाँ से हम इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, देखो पहले इसका डिसोसिएशन करें. Na2SO4 को डिसोसिएट करेंगे, क्या बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. सो n कितना आ गया यहाँ पे, n आ गया 3, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से. सो दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन के लिए जो I था I minus 1 divided by n minus 1 that was alpha. So alpha कितना है 50%, तो alpha हो गया 0.5 that is 50 by 100. So alpha is 0.5. This is equal to I minus 1 divided by n minus 1. N is equal to 3 minus 1. So I minus 1 divided by 2. So I minus 1 is equal to 0.5 multiplied by 2. So this is 1. So I will be equal to 1 plus 1 that is 2. क्लियर. तो इस तरह से हम I को कैलकुलेट करेंगे. Now moving to the next question, NaCl. अगर NaCl है उसका अल्फा हमें गिवन है 100%, तो उसके लिए हमें I को कैलकुलेट करना है. किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं. NaCl का फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन करके इक्वेशन लिखेंगे. सो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. सो यहाँ से n कितना हो गया 2. सो यहाँ से देखो जो फॉर्मूला यूज करेंगे डिसोसिएशन का, अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 डिवाइड बाई n minus 1. अल्फा कितना है 100%. 100% का मतलब क्या है, 100 by 100 मतलब 1. सो इसको लिख देंगे 1 इज इक्वल टू I minus 1. n minus 1 इज इक्वल टू, तो n कितना है 2, तो 2 minus 1. सो I minus 1 इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से. सो I की वैल्यू कितनी आ गई 2. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का कभी भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है. ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया
इनका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। सो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ तो अल्फा कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अल्फा इज 0 so i minus 1 will be equal to 0. I minus 1 this will be equal to I minus 1 is equal to 0. so I कितना आ गया 1. so जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है उनका I हम 1 लेंगे. Now moving to the next question. Next question is Na3PO4 अल्फा इज 80%. देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, Na2SO4, Na3PO4, इस तरह जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं उनका अगर अल्फा गिवन है तो हम आई अल्फा की हेल्प से निकालेंगे. बट अगर अल्फा गिवन नहीं है तो हम अल्फा को 100% एज्यूम करके चलेंगे. क्लियर. सो यहाँ से हम इसका डिसोसिएशन करेंगे. सो यहाँ से क्या बनाइए 3Na पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट PO3 2 PO4 3 नेगेटिव. सो n कितना हो गया 4. So alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. Alpha is 80%. So 80% मतलब 0.8. N is 4. So यहाँ से कितना हो गया 0.8 multiplied by 3 is equal to I minus 1. So I minus 1 is equal to 2.4. So I will be equal to 3.4. Clear? Now moving to the next question. अगर हमारे पास है KMnO4, अगर अल्फा गिवन है तो ठीक है, अगर अल्फा गिवन नहीं है तो हमें अल्फा 100% एज्यूम करके सॉल्व करना है. सो KMnO4 का डिसोसिएशन करेंगे. यहाँ से क्या बनेगा K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव. सो N विल बी 2. नाउ अल्फा इज 100%. सो अल्फा की जगह 1, I minus 1, 2 minus 1. So I minus 1 is equal to 1. I will be 2. Next question. If this is the coordination compound CONH3 Cl3, इसके लिए अल्फा है 50%. सो हमें I को कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे. रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मतलब जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो पूरा एक साथ आता है. तो यहाँ से कितने हुए 3 क्लोराइड निकल गए तो 3 नेगेटिव निकल गया तो इसके ऊपर आ गया 3 पॉजिटिव चार्ज. यहाँ से कितने आयंस बने 4 आयंस बने, 3 क्लोराइड और एक ही कैटायन बना. तो n इज इक्वल टू 4 हो गया. सो अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 डिवाइडेड बाई n minus 1. I is 50% that is 0.5. Alpha is 50% that is 0.5. I minus 1 n is equal to 4 minus 1. So I minus 1 divided by 3. So I minus 1 will be equal to 1.5. So I will be equal to 2.5. Clear? So इस तरह से ये क्या हो गया डिसोसिएशन के केस हो गए. Now next case. Now next case. This is the important case. इसको हम ऐसे समझते हैं कि एसिटिक एसिड है CH3COOH इन वाटर. इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए अल्फा इज 10%. क्लियर. वैसे तो क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई होती है डिसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड या फिर डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन इस तरह से. बट अगर नहीं भी लिखी हो तो हमें ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड को जब वाटर में यूज करेंगे तो अल्फा होगा 10%. लेकिन यही एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा डाइमराइजेशन. ठीक है. तो एसिटिक एसिड को वाटर में यूज करेंगे तो डिसोसिएशन होगा. तो डिसोसिएशन करके हम क्या बना सकते हैं CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव. सो यहाँ से कितने आयंस हो गए 2. सो अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 डिवाइडेड बाई n minus 1. अल्फा इज 0.1 is equal to I minus 1 n is equal to 2 minus 1. So alpha minus 1 is equal to 0.1. So alpha will be equal to 1.1. This is the case for dissociation. Now association में क्या है, एसिटिक एसिड को बेंजीन में यूज करें या फिर बेंजोइक एसिड CH3COOH को बेंजीन में हम यूज करें. So यहाँ पे दोनों में क्या होता है डाइमराइजेशन होता है. सो एसिटिक एसिड को वाटर में यूज करें या बेंजोइक एसिड को वाटर में यूज करें तो होगा डिसोसिएशन. और अगर एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड दोनों को बेंजीन में यूज करेंगे तो होगा डाइमराइजेशन. तो यहाँ पे हम डाइमराइजेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे.
दैट इज एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे अल्फा गिवन होगा, अल्फा विल बी 20%। सो अल्फा अगर 20% है, डायमेराइजेशन है 100% है, सो अल्फा की वैल्यू कितनी है अगर अल्फा गिवन है 100%। क्लियर, सो दिस इज 100%। सो ये कितना हो गया 1 आई माइनस वन, ये कितना हो गया 1/2, डायमेराइजेशन का मतलब है 2, सो आई माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, so I will be equal to 1 minus half, that is 0.5। क्लियर, सो ये हमने बताया था कि अगर एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू 1 से कम होगी, और अभी ये 1 से कम नहीं है 0.5। और जो हमने इससे पहले केस देखे उसमें क्या देखा है कि जो I है अगर डिसोसिएशन हुआ है तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो जितने भी डिसोसिएशन का केस है सब में देखा है कि I इज ग्रेटर देन 1 है। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंक्लूडिंग वेंट ऑफ फैक्टर। सो क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ अ सॉल्ट ऑफ टाइप mx मतलब NaCl टाइप सॉल्ट लगा सकते हो, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का दैट इज -2.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें अल्फा को कैलकुलेट करना है। सो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम लिख सकते हैं इसको। नाउ जो डेल्टा, पहले यहाँ से आई निकालेंगे, सो डेल्टा टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जो प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा टी एफ। सो प्योर सॉल्वेंट, प्योर हमारा जो सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, सो 0 माइनस 2.4, सो दिस इज डेल्टा टी एफ। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.4, सो यहाँ पे हमने लिखा 2.4 इंटू आई इंटू के एफ कितना होता है वाटर का, मैंने बोला था कि ये आपको याद रखना है। नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होता है बट बहुत बार नहीं भी देते हैं। तो के एफ वाटर का होता है 1.86, के बी होता है वाटर का 0.55 इंटू एम, एम इज मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1 kg, और kg में ही लिखना होता है। तो यहाँ से आई कितना आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 1.86, सो यहाँ से आ गया ये 1.29। क्लियर, ना जो I है I माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा होता है, mx टाइप कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो वो डिसोशिएट होकर बनाएगा m पॉजिटिव और x नेगेटिव। सो यहाँ से n कितना हो गया 2 हो गया। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 1.29 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन, दैट इज अल्फा। सो अल्फा कितना आ जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाई 1। सो यहाँ से अल्फा कितना होगा 0.29, बट परसेंटेज में लिखना है, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 0.29 इंटू 100, सो दैट विल बी 29%। क्लियर, तो इस तरह से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आई दे रखा है उससे क्या होगा हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। क्लियर, जैसे कि अगर आई की इन्वॉल्वमेंट, जैसे हमारे पास 3-4 कंपाउंड्स गिवन है, किसी का आई ज्यादा है किसी का आई कम है, और उसमें पूछा जाए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करेंगे फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।